नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए फिर से एक बार बोर्ड 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। देखिए, इस श्रृंखला में 22 प्रश्नों को रखा गया है जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी हमने एक श्रृंखला आपको दी थी। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो प्रश्न पहला दिया हुआ है हमें, 3 संरेखी बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, संरेखी का मतलब होता है ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हों। जब बिंदु तीनों एक ही रेखा में स्थित हैं तो उनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो वह त्रिभुज होगा। यानी कि त्रिभुज की प्रकृति कैसी होगी? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न को हम ऐसे कर सकते हैं प्रकृति जानने के लिए। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12 है। तो 12 का वर्ग कीजिए। तो 12 का अगर हम वर्ग करेंगे कितना होगा? 144। बाकी जो दोनों भुजाएं, इनके वर्गों का योगफल जोड़ दीजिए। तो दूसरी जो भुजाएं हैं वो 8 और 10 दी हुई हैं। तो 8 का वर्ग कितना होगा? तो 8 का वर्ग होगा 64 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये होगा 164, यानी कि 164। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देखना है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है इन दोनों शेष दोनों भुजाओं के योगफल से बड़ा होता है, अगर बड़ा होता है तो त्रिभुज होगा कौन सा? अधिक कोण। तो त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज। यदि इसके बराबर है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर है, तो त्रिभुज होगा आपका समकोण। और यदि ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है तो होगा आपका न्यून कोण। यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि अधिक आता है तो अधिक कोण होगा, बराबर आता है तो समकोण होगा, और छोटा आता है तो होगा आपका न्यून कोण। अब हमने यहाँ पे किया 144 है, इन दोनों का योगफल 164 है, यानी कि ये छोटा आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? ये न्यून कोण। जो हमें त्रिभुज दिया है वो न्यून कोण होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए। तो प्रश्न 3 में हमें दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC की अर्धक रेखा है, BD अनुपात CD होगा। देखिए, ये हमें त्रिभुज दिया है ABC। इसमें जो AD है, ये वाली AD जो है इस कोण A की समद्विभाजक है, यानी कि अर्धक का मतलब हो गया 2 भागों में इसको डिवाइड कर रही है। तो आप देखिए, इसको समझ लीजिए इस तरीक़ा से। ये हमें त्रिभुज दिया है ABC, इसमें जो AD है इस कोण की समद्विभाजक है, यानी कि ये 2 भागों में हो गए इसके, एक ये और एक ये, यानी कि BAD और CAD ये कोण A के समद्विभाजक हैं, ये दोनों। ठीक है। जब ये समद्विभाजक दिया हुआ है तो ये इस सम्मुख भुजा को, यानी कि BD और CD का अनुपात हमें पूछा है, BD अनुपात CD, तो इस सम्मुख भुजा को इन दोनों भुजाओं के अनुपात में ही विभाजित करेगी। तो दोनों भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 4/6, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2:3। इस सम्मुख भुजा को, अगर ये अर्धक दिया हुआ है कोण का, तो इस सम्मुख भुजा को इन दोनों भुजाओं, यानी शेष दोनों जो भुजाएं होंगी हमारी AB और AC, इन दोनों भुजाओं के अनुपात में ही विभाजित करेगा। भुजाओं का अनुपात 2:3, तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? 2:3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2:3 हमें दिया है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 के अनुपात में हैं, यानी कि 2 समरूप त्रिभुज हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है हमें। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम बिना ही कैलकुलेशन के बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। भुजाओं का अनुपात अगर आपको दिया है, ध्यान रखें भुजाओं का अनुपात है, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पूछा है, तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी कि 9:16 जहाँ है वही आपका ऑप्शन सही है। तो 9:16 आपका यहाँ है।
यहाँ 16:9 है, यहाँ गलती मत कर देना, आपको केवल जो पहली भुजा है 9:16, यानी कि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये ऑप्शन हमारा 9:16 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो प्रश्न 5 में हमें दिया हुआ है √1 + tan² बटे 1 + cot² बराबर है, इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए आप, रूट में 1 + tan² होता है sec² यानी sec² हो जाएगा। 1 + tan² होता है sec² और 1 + cot² होता है आपका cosec²। ठीक है, अब sec² को हम लिख सकते हैं, sec जो होता है वो आपका cos का ऑपोजिट होता है, तो 1/cos² हो जाएगा और sec हो जाएगा 1/sin²। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos² गुणा, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा 1/sin² को हम लिख सकते हैं sin² बटे 1। इसकी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका sin² बटे नीचे आपका हो जाएगा cos²। अब साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका tan²। लेकिन यहाँ पर रूट भी दिया हुआ है, जब रूट दिया है तो tan² ये आया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा यानी कि tan a हो जाएगा। अब tan a देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो tan a इसमें यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर tan² भी दिया है, कभी कभी हम गलती कर जाएंगे कि यही जल्दबाजी में यही कर जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि वहाँ पर रूट लगा हुआ है तो tan² का भी स्क्वायर रूट होगा तो वो tan a हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तथा इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये एक मीनार हमने मान ली, कोई भी ये मीनार होगी, कोई भी ए भी हमने मीनार ले लेते हैं, ये एक मीनार होगी जब इसकी ऊंचाई है 20 मीटर जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी जो छाया होगी वो इस तरीक़ा से बनेगी, या तो इधर साइड में या इधर। तो इस छाया की जो लंबाई हमें दिया है वे दिया हुआ है 20√3 मीटर। अब सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये हमने मान लिया कि ये हो गया थीटा, ये उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, तो थीटा के सामने ये लंब हो गया और ये हो गया इसका आधार, तो हम यहीं ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमें कितना दिया है 20 और आधार ये हो गया 20√3। देखिए tan थीटा बराबर लंब, इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगा और नीचे वाला ये हो जाएगा इसका आधार यानी कि बेस हो जाएगा। 20 से हम 20 को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा कि tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3, अब tan में कितने की वैल्यू होती है ये आपको ध्यान रखना कि tan थीटा 1/√3 होता है मान tan 30 अंश का। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश, यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। 30 अंश हमें ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर लंबी घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 10 मिनट में बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। मिनट वाली सुई द्वारा 10 मिनट में, देखिए यहाँ पर देखिए मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में बनाती है 6 अंश का कोण। वो कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, 360 पूरी जो घड़ी होती है गोल वो 360 का एंगल होता है। अब 1 मिनट में होती है 60 से, यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो इसे डिवाइड करेंगे 6 बार, यानी कि 1 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो 6 अंश का बनाएगी। और ये हमें यहाँ पूछा है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में हो जाएगा आपका जो कोण बनेगा वो 60 अंश का होगा। ये सुई की जो लंबाई है वो घड़ी की त्रिज्या हो जाएगी, मतलब उसकी त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या खंड जो बनेगा सुई द्वारा ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, थीटा बटे 360 पाई r², ये होता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो थीटा हमें 60 दिया है बटे 360 पाई, क्योंकि सभी जो ऑप्शन है वो हमें पाई में ही दिए हुए हैं, r², r हो गया 6 गुणा 6, इससे हम कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार हो जाएगा, ये 6 बार हो गया, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया
तो हमारे पास हो जाएगा 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है देखिए, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, यानी कि जो नया वृत्त है, मान लीजिए ये नया वृत्त हो गया, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के जो दूसरे वृत्त दे रखे हैं इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब हम इसकी जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और पहले वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 है, r1 हो गया यानी कि पाई r1 स्क्वायर, और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है उसे हम मान लेते हैं r2, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, तो हमारे पास हो गया r स्क्वायर बराबर r1 कितना है हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर, और r2 वो है 5, यानी कि वृत्तों की जो त्रिज्याएं हमें 12 और 5 दी हुई हैं। तो 12 का स्क्वायर हम करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यानी कि हम r स्क्वायर बराबर 144 और 25 अगर हम प्लस करेंगे तो हो गया 169, तो r हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट, क्योंकि r स्क्वायर बराबर 169 है, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा उसका व्यास, हमें व्यास पूछा। अगर त्रिज्या पूछता तो 13 सेंटीमीटर, और व्यास पूछा है हमें तो त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा 13 का डबल यानी कि 26 सेंटीमीटर। केवल त्रिज्या पूछता तो 13 सेंटीमीटर, अब यहाँ व्यास पूछा है तो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है धातु के एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपको बहुत ही बारीकी से थोड़ा सा समझाया गया है, इसलिए आप ध्यान से एंड तक वीडियो को देखते रहें। देखिए इस प्रश्न में हमें जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है और इस गोले को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां बनाई गई हैं। तो गोलियों की जो संख्या होगी, गोले का आयतन, जो चीज़ पिघलाई गई है, गोला पिघलाया गया है तो गोले के आयतन में गोलियों एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे, तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r3। अब r हमारे पास क्या है, गोले की त्रिज्या 20 है तो 20 की 3 हो जाएगी, और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r3, क्योंकि दोनों ही गोले ही हैं तो इसकी जो त्रिज्या है वो हमने 5 ली है क्वेश्चन में, तो r3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 20 की पावर 3 का मतलब हो गया 20, आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे 20 गुणा 20 गुणा 20, और ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 4 बार हो जाएगा, ये 5 से ये भी 4 बार हो जाएगा, और ये भी 4 बार। 4 गुणा 4 16, और 16 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64। कुल मिलाकर यहाँ पर 64 गोलियाँ बन जाएंगी। यानी गोलियों की संख्या हमें निकालनी है, जिसकी संख्या निकालनी है तो गोले के आयतन में जो चीज़ बनाई गई है, गोलियां बनाई गई हैं, तो एक गोली के आयतन से यहाँ पर हम भाग कर देंगे, तो 64। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें दिया हुआ है, 64 गोलियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए ये कोई समझ लीजिए, माना कि ये कोई वृत्त है और इस पर कोई बाहरी बिंदु ये दिया हुआ है, और इस बिंदु से हमें इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है वृत्त पर। तो एक तो स्पर्श रेखा ये होगी AP, और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ से खींची जा सकती है ये वाली AP और BP। इसके अलावा बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, तो इसलिए कितनी संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो केवल वृत्त पर पूछेगा
तो वो अनंत हो सकती है, ये भी 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 हो सकती है, यानी कि बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन जब केवल बाह्य बिंदु से पूछे तो उस समय कितना आएगा, उस समय होगा आपका आंसर केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही है। असंख्य तभी आएगा जब केवल वृत्त पर पूछे और बिंदु का कोई जिक्र ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें दिया हुआ है 0.333 का सरल रूप है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमें इसी तरीक़े से दिया हुआ है, हम इसको x मान लेते हैं। एक ही संख्या, यहाँ पर एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरीक़ा से दिया हो आपको, जब एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं 3 रिपीट हो रहा है तो 3 बटे इसको आप लिख सकेंगे 9 लिख लेंगे, 10 से 1 कम, यानी कि 10 की गुणा करने पर ऐसे हो जाएगा ये। तो या आपको इसको 3 बटे 9 लिख लीजिए, 10 से 1 कम, और ये जो अंक रिपीट हो रहा है वो अंक ऊपर आ जाएगा आपका। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि हम इसको 1 बटे 3 लिख सकते हैं। इसका सरलतम रूप 1 बटे 3 होगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x बराबर ये हो गया 10 से, क्योंकि एक अंक रिपीट है, 10 से गुणा कर लीजिए तो 10x बराबर 3 दशमलव, इस तरीक़ा से आ जाएगा। अब माइनस कर दीजिए, 10x में से गए तो आपके बचेगा 9x बराबर, दशमलव के बाद 3 3 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 बटे 9, यानी कि वही रूप आ जाएगा। दोनों ही प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1 बटे 3, ये ऑप्शन सही है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 है, -2 है, तो p का मान पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमें जो समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। अब देखिए इसका जो एक मूल है वो -2 है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ आप -2 रख दीजिए। तो 2 यहाँ पर x आ गया तो -2 का वर्ग हो गया, प्लस 2 गुणा x आ गया तो -2 रख दीजिए, माइनस p बराबर 0। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 गुणा 2 हो गया 8। माइनस का वर्ग करते तो हमेशा प्लस आता है। 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 2 8 हो गया, 2 गुणा 2 माइनस के 4 हो गए, माइनस p बराबर 0। तो 8 में से 4 गए तो यहाँ पर 4 माइनस p बराबर 0, तो माइनस p बराबर ये इधर आएगा तो माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है इसमें, p बराबर 4, यानी कि प्लस वाला 4 हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें दिया हुआ है निम्न सारणी का माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा का योगफल है। माध्य का वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल पूछा। देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। तो इसमें हमें वर्ग दिया हुआ है और नीचे बारंबारता दी हुई हैं। तो देखिए पहले हमें माध्य का वर्ग देखना है। तो देखिए माध्य का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये वर्ग दिया हुआ है, हमें इस सारणी से एक संचय बारंबारता सारणी ज्ञात करनी है पहले। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए यहाँ पहली बार पहले का पहला ही वही बारंबारता हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्रॉस जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 10 कितना होगा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, 6 का 6 होगा, 6 और 8 14 और 10 24 और 6 30 हो गया। अब n निकाल लीजिए, n होता है बारंबारता योग। इसका जो बारंबारता योग होगा वो 30 ही आएगा, क्योंकि ये भी हमने यहाँ पर जोड़ा ही है। 30 हो गया तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा आपका 15। अब जो n/2 15 है, अब यहाँ पर आप देखिए इस संचय बारंबारता में कौन से उसमें आता है, यहाँ 14 तक आ जाएंगे इसमें। अब 14 से बड़े और 24 तक इसमें आएंगे, यानी इस वाले वर्ग में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा माध्य का वर्ग है। अगर हमें माध्य का वर्ग पूछता तो हम लिख देते 20 से 30 माध्य का वर्ग होगा, लेकिन हमें पूछा है निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल। तो निम्न सीमा कितनी है, यहाँ 20 है, और उच्च सीमा कितनी है 3। इनका योगफल कर दीजिए, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। इनका योगफल हो जाएगा 50। तो 50 ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, तो हमें 50 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यदि a बराबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, और b हमें ये दिया हुआ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इंटू 5, इनका में से हमें ज्ञात करना है। तो में से निकालने के लिए देखिए
ये हो गया, हमें ए और बी की हमने यहाँ पर वैल्यू नोट कर ली। जब हमें में से निकालना है तो देखिए पहले 2 दोनों में दिया हुआ है, 2 की जो कौन सी पावर आएगी में से के लिए स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर आएगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो छोटी जो घात होगी यहाँ ये होगी। अब 3 भी दोनों में दिया है, 3 की छोटी घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। 5 की छोटी घात क्या आएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। ये आपका में से हो जाएगा। अब हम देखते हैं यही दिया हुआ है या हम इसको सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे सॉल्व कर दिया है तो हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब होगा 4 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 9 ये हो गया आपका 180 अंश। तो इसका में से 180 अंश हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ले से पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो हम क्या लेंगे, उसमें बड़ी घात ली जाएगी। यहाँ 2 पे घात कौन सी आती, 3 आती, और यहाँ पर 3 वाली जो घात बड़ी है ये आ जाएगी, और 5 की घात हो जाएगी 4। इन सभी को सॉल्व करके आप इसका, ये आपका ले से हो जाएगा। जब में से पूछेगा तो छोटी वाली पावर लेनी है, और जब ले से पूछेगा आपसे एलसीएम तो आपको ग्रेटेस्ट पावर ही लेनी है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा कितना, 180। 180 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, ध्यान देना आपको, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय नहीं पूछा, अपरिमेय जो नहीं है। पाई एक अपरिमेय है, 5 + 2 रूट 6 ये भी एक अपरिमेय, क्योंकि 5 परिमेय है और 2 रूट 6 एक अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी। और ये देखिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। केवल 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि जो हमें पूछा अपरिमेय नहीं है, अर्थात इसका मतलब हो गया परिमेय कौन सी संख्या है। पाई जो है आपकी एक अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है दिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं तभी होता है जब रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, जब अद्वितीय हल होता है। समपाती जब अनंत हल होते हैं तब होता है समपाती। लेकिन जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण के मूल -3 तथा 5 हैं तो समीकरण होगा। देखिए द्विघात समीकरण के हमें मूल दिए हैं, तो समीकरण कौन सा हुआ, देखिए समझ लीजिए। यहाँ पर आप द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² - मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पर हमें मूल दिए -3 और 5। अगर हम इसका योगफल, पहले हम योगफल निकालें अल्फा प्लस बीटा, तो इन्हें जोड़ लेंगे -3 + 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस के 3 5 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचा प्लस का। और अल्फा बीटा यानी इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, -3 × 5, तो गुणनफल हो जाएगा -15। अब द्विघात समीकरण हमें पूछा तो x² - मूलों का योगफल कितना आया, 2 आ गया हमारा, तो x प्लस गुणनफल कितना आया, -15 बराबर 0। तो समीकरण हो जाएगा x² - 2x - 15 बराबर 0, क्योंकि माइनस है तो ये होगा। अब देखिए इसमें अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, x² - 2x - 15, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये सही होगा। तो क्वेश्चन 18 में हमें दिया हुआ है sin 52 sin 38 - cos 52 cos 38। देखिए इस प्रश्न में, ये प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, तो 52 और 38 अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये होता है 90, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ हम sin 52, अब sin 38 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 90 - 52, क्योंकि 90 से अगर 52 माइनस करेंगे तो 38 ही होगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पर cos 52, अब cos 38 को भी हम लिख सकते हैं cos 90 - 52, क्योंकि 90 से 52 माइनस करेंगे तो यही आएगा आपका 38 ही। तो ये आपका ऐसे रहेगा sin 52। अब sin 90 - थीटा, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। sin 90 - थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका cos थीटा। अब थीटा कितना है 52,
ऐसे ही यहाँ पे होगा cos 52 और cos 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा sin थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है 52। अब आप देखिए sin 52 cos 52, अब यहाँ पे भी sin 52 और cos 52, ये प्लस है और वो माइनस है, तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा है देखते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। क्वेश्चन 19 में हमें दिया हुआ है समीकरण, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो हमें ज्ञात करना कि x माइनस वाई का मान होगा। यहाँ हमें x माइनस वाई का मान पूछा है, ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं। देखिए ये समीकरण इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए अब दोनों समीकरणों में एक बात है कि इनके जो गुणांक x का गुणांक यहाँ कर दिया है, y का गुणांक यहाँ कर दिया गया है, दोनों गुणांक इनके चेंज कर लिए गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गुणांक आपस में चेंज हों, अब यहाँ पर जो हमें पूछा हुआ है x माइनस वाई का मान या x प्लस वाई का पूछा जाए, जब माइनस का पूछा है तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस का पूछा गया है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब ये प्लस हो गया 378 और 152, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 530x, ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस के, ये भी जोड़ने पर हो गया 530y बराबर। अब 604 ये प्लस में हो गया और ये माइनस में है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 10 में 7 यहाँ, और ये भी आपका 530 ही हो गया। अब 530 सभी में आया है, पूरे समीकरण को 530 से ही भाग दे दीजिए, तो ये x यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर 530 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। यदि हमें x प्लस वाई का मान पूछा जाता तो हम इन दोनों को जोड़ देते और जोड़ने पर x प्लस वाई का मान हमें प्राप्त हो जाता। तो हमारा ऑप्शन अब कौन सा सही होगा, x माइनस वाई का मान है 1, तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। ये किसके बराबर होगा, देखिए दोनों में यह 9 दिया हुआ है, तो आप 9 कॉमन ले लीजिए। देखिए 9 अगर हम इसमें 9 कॉमन लेते हैं, देखिए इसमें अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 9 गुणा 1 बराबर 9। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 9, यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए एचडब्ल्यू है। तो प्रश्न है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अनुपातिक होती हैं, या ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। तो अपना आंसर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।